प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था। वो जिन चाहता था कि उस लड़की को अपनी दुनिया में ले जाए। उसने ठीक लड़की की शादी वाले दिन कुछ ऐसा किया कि घर में कोहराम मच गया। आइए तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा ताल्लुक राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से है। उन दिनों मैं छठी क्लास में पढ़ा करती थी। हम 3 बहनें और हमारा एक भाई था। अपने बहन भाइयों में मैं तीसरे नंबर पर थी। ज़ारा आपी हम सब बहनों में से बड़ी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और सलीकाशवार लड़की थी। उन दिनों आपी ने मैट्रिक का इम्तहान दिया था और वो रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रही थी। इत्तेफाक से चंद दिन बाद हमारी खाला भी अपनी पूरी फैमिली समेत हमारे घर छुट्टियां गुजारने के लिए आ गई थी। उन्होंने ज़ारा आपी को देखते ही पसंद कर लिया था और अपने बेटे अली के लिए अम्मी से ज़ारा आपी का रिश्ता मांग लिया। बस यूं आपी की बात पक्की हो गई और शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। ये शायद 20 दिसंबर की बात है। उस रात हम आपी की शॉपिंग के लिए मार्केट चले गए थे। वापसी पर हम इतना थक चुके थे कि सब आते ही गहरी नींद सो गए। मैं भी आंखें मूंदे अपने बिस्तर पर काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने आज मुझे क्या हुआ था। मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी लाख कोशिश के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही थी कि शादी की तारीख तय होने के बाद आपी कुछ बदली बदली सी दिखाई दे रही हैं। वो अक्सर अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी। मैंने कई बार अपनी अम्मी से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उसकी शादी होने वाली है और वो घर से चले जाने की वजह से उदास नजर आती है। आज रात भी मैं ज़ारा आपी के साथ ही सोई थी। खैर, खुदा खुदा करके मुझे नींद आ गई। अचानक रात के किसी पहर मेरे कानों में एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ज़ारा, ज़ारा, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं भला तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम सिर्फ मेरी हो। ये आवाज़ नींद में मेरे कानों से टकराई। ये आवाज़ नींद की कैफियत में मेरे कानों से टकराई। मैंने बेचैन होते हुए करवट ली और आपी की जानिब देखा। वो बेड से उठकर हमारे कमरे के कोने में पड़ी हुई एक चारपाई पर बैठी हुई थी और मुसलसल अपने हाथ को चूम रही थी। कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई न दे रहा था। मैं ये सोचकर हैरत ज़दा थी कि आप ही अचानक रात के इस पहर उस चारपाई पर अकेले बैठकर आखिर क्या कर रही हैं। और ये आवाज़ तो मेरे बाबा की ना थी और ना ही भाई की थी। तो कौन हो सकता है। लेकिन अगले ही लम्हे मैं ये देखकर हैरान हो गई कि आप ही खुद से ही बातें कर रही हैं और वो मर्दाना आवाज़ उन्हीं के मुंह से आ रही है। वो बस अंधेरे में एक सिमत की जानिब देख रही थी और उनकी आवाज़ तब्दील हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मखलूक उनके जिस्म के अंदर सरायत कर गई हो। ये सब कुछ देखने के बाद मैं जैसे सहम सी गई थी। कुछ देर तो वो यूं ही बैठी खुद से बातें करती रही, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उनके चेहरे के तेवर बदल गए। आप ही की आंखें लाल हो रही थीं, जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया हो, और वो खुद ही अपने मुंह पे हाथ फेर रही थी, जैसे कोई प्यार से किसी को तसल्ली देता है। कुछ देर तो ज़ारा आपी पर यही कैफियत रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गई और चारपाई से उठकर मेरे साथ आकर लेट गई। मैं मानो खौफ से कांप रही थी। मैंने आपी की तरफ पुश्त कर ली और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करती रही। आखिर ये तमाम रात मैंने आंखों पर गुजार दी। जब सुबह हुई तो सबसे पहले मैंने ये वाक़या अपनी वालदा के गोश गुजार किया। मेरी बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराई और मेरे गाल को थपथपाते हुए बोली, बेटा, ये तुम्हारा वहम होगा। ये कहकर अम्मी अपनी जगह से उठ गईं और उन्होंने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दी। हालांकि अम्मी भी काफ़ी दिन से ज़ारा आपी की बदली बदली हुई हालत को नोट कर रही थीं। उन्होंने मेरी बात पर इसलिए तवज्जो न दी कि शायद मैं डर न जाऊं, लेकिन दिल ही दिल में वो आपी के लिए फ़िक्रमंद थी। इस वाक़ये को अभी चंद ही रोज़ गुजरे थे कि एक रात अचानक अम्मी की प्यास की शिद्दत से जाग हो गई। वो अपने बिस्तर से जैसे ही उठी तो उनकी नज़र ज़ारा आपी पर जा पड़ी, जो इस वक्त सहन में अपने बाल खोले हुए नंगे पांव चलती जा रही थी। उनका रुख सीढ़ियों की जानिब था। ये देखकर अम्मी घबरा गई और वो भी चुपके से उठकर ज़ारा आपी के पीछे पीछे चल दी। आपी अब सीढ़ियाँ चलती हुई छत पर जा पहुंची थी। ये आधी रात का वक्त था और चांद अपने पूरे जोबन पर था। आपी अपने बाल खोले
नंगे पांव चांद की रोशनी की जानिब देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। ये देखकर अम्मी भी सीढ़ियों की ऊंट में छुप गईं और वो मंजर अपनी आंखों से देखती रहीं। अगले ही लम्हे अम्मी के कानों से एक मर्दाना आवाज टकराई, ज़ारा तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कभी किसी का ना होने दूंगा। ये मर्दाना आवाज अम्मी ने अपने कानों से सुनी थी। ये देखते ही अम्मी ने अपने दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। दूसरे ही लम्हे आपी को एक झटका सा लगा और वो गुस्से से अम्मी की जानिब देखने लगी। आपी की ये कैफियत देखकर अम्मी थोड़ी खौफजदा हो गई और वो सीढ़ियां उतरकर नीचे चली आईं। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आपी भी सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ रही थी। वो चलते हुए सीधा अपने बिस्तर की जानिब आईं और इधर उधर देखकर लेट गईं। सुबह होते ही मेरी अम्मी ने ये बात अब्बू को बता दी। पहले पहल तो उन्होंने इन बातों का यकीन नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें भी इस बात का यकीन हो गया था कि आपी पर ज़रूर किसी असेबी मखलूक ने साया कर लिया है। उन्होंने अपने एक दोस्त जो कि मौलवी भी थे, उन्हें आपी के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने चंद तावीज़ लिखे और अब्बू को दे दिए। ये तावीज़ आपी के गले में पहनाना थे और पानी में घोल कर भी पिलाने थे। अभी हमने चंद दिन ही ये अमल किया था कि आपी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन जिस दिन आपी की शादी की तारीख थी उसी दिन रुखसती के वक्त दूल्हा भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दूल्हा भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनकर हमारे घर में मनो कोहराम सा मच गया। दूल्हा भाई तकरीबन 3 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रहे। उनकी जान बच गई थी। ये बात किसी मौजे से कम न थी, लेकिन उन्हें ठीक होते होते 2 महीने का वक्त लग गया। मेरे अब्बू सारी बात समझ गए थे। उन्होंने दोबारा मौलवी साहब को फ़ोन करके सारी बात बताई। मौलवी साहब ने जब हिसाब किया तो उन्होंने फ़ौरन अब्बू को कॉल की। आपकी बेटी पर एक जिन आशिक हो गया है और जिस दिन से आपने मेरे दिए हुए तावीज़ अपनी बेटी के गले में डाले हैं, उस दिन से वो जिन उसके करीब नहीं आ पा रहा। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने अली की गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया। मौलवी साहब ने अब्बू को ये भी बताया कि ये मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है और उनके हाथ से निकल चुका है, लिहाजा मैं तुम्हें एक और आमिल का पता दे रहा हूँ, तुम जाकर उनसे फ़ौरन मिल लो। अगले ही रोज़ मेरे अब्बू उन आमिल साहब से मिलने गए तो पता चला कि वो 7 दिन के लिए अपने किसी मुरीद के पास गए हुए हैं। अब हमें 7 दिन और इंतज़ार करना था। अगले ही दिन दूल्हा भाई का फ़ोन आया। वो चाहते थे कि ज़रा आपी को सादगी से रुखसत कर दें। ये सुनकर मेरे अब्बू परेशान हो गए, लेकिन वालदा ने उनको तसल्ली दी कि ज़ारा ने तावीज़ तो बांधे हुए हैं, कुछ नहीं होगा, हमें फ़ौरन ज़ारा की रुखसती कर देनी चाहिए। जब आमिल साहब वापस लौट आएंगे तो हम ज़ारा को उनके पास ले जाएंगे। लिहाजा अगले ही रोज़ आपी की रुखसती बखैर आफियत हो गई। ये तकरीबन रात के 4 बजे का वक्त होगा। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अबू ने जैसे ही बढ़कर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से दूल्हा भाई की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ही परेशानी के आलम में थे। वो अबू से कह रहे थे कि आप लोग जल्दी आ जाएं, ज़ारा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। ये सुनकर हम लोग भी फ़ौरन ज़ारा आपी के घर पहुँचे। हमने देखा कि दूल्हा भाई के कपड़े और गिरेबान जगह जगह से फटे हुए हैं और चेहरे पर जगह जगह खराशों के निशान हैं, लेकिन आपी बेहोश हुए फर्श पर नीचे पड़ी हुई हैं। दूल्हा भाई ने बताया कि जब हम ज़ारा को लेकर अपने घर आए तो उसने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। कुछ देर तो वो छत की तरफ टिकटिकी बांधे देखती रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आवाज़ किसी मर्दाना आवाज़ में तब्दील हो गई और वो चीखने चिल्लाने लगी और घर की चीज़ों के साथ तोड़ फोड़ करने लगी। जब मैंने उसे संभालना चाहा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। उस वक्त ज़ारा की आंखें सुर्ख हो रही थीं और उसने अपने हाथों के नाखून मेरे चेहरे पर गाड़ दिए थे। मैं हैरान था कि न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई है। उसके मुंह से बार बार एक मर्दाना आवाज़ आ रही थी, ज़ारा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। नहीं, मैं ज़ारा को किसी और का होने नहीं दे सकता। उस वक्त ज़ारा की आंखें लाल हो रही थीं। कुछ देर तक तो वो इसी कैफियत में रही और फिर बेहोश हो गई। दूल्हा भाई बहुत ही घबराए हुए थे। उनकी ये बात सुनकर अम्मी और अब्बू दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे। अम्मी इस बात पर हैरान थी कि जब ज़ारा ने तावीज़ बांधा हुआ था तो फिर ये सब कैसे हो गया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ज़ारा ने वॉशरूम जाते हुए शायद वो तावीज़ उतार के रख दिए हों, तभी ऐसा हुआ। दूल्हा भाई बहुत ही परेशान थे। आखिरकार मेरे वालिद ने उन्हें तमाम बात सच सच बता दी। ये बात सुनकर दूल्हा भाई ने अब्बू को तसल्ली दी और हम
عامل بابا کے آنے کا ویٹ کرتے رہے۔ ٹھیک 2 دن بعد عامل صاحب واپس آ چکے تھے۔ دیکھنے سے ہی وہ ایک نورانی شخصیت کے مالک لگ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ایک گول دائرہ کھینچا اور ساتھ ہی کڑاہی میں تیل گرم کرنے کو کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دولہا بھائی اور میرے ابو کو اس دائرے میں بیٹھنے کا کہا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ جب تک میں نہ کہوں اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر انہوں نے منہ ہی منہ میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے عامل بابا پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہی آپی کو ہوش آ رہا تھا۔ اچانک دوسرے ہی لمحے آپی نے حرکت کی اور فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ عامل صاحب نے فوراً ہی آپی کو مخاطب کیا، کون ہے تو اور کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ آپی کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں اور وہ عامل بابا کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کے منہ سے ایک مردانہ آواز برآمد ہوئی، زارا صرف میری ہے اور میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ تم لوگوں سے جو ہوتا ہے کر لو، 14ویں کی رات کو میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر آپی نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ پھر وہ دوبارہ عامل سے مخاطب ہوئی، میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میری زارا کو مجھ سے دور کر دیا اور اس کی شادی علی سے طے کر دی۔ یہ کہہ کر آپی نے اپنی نظریں دولہا بھائی پر ٹکا دی۔ اس دن میں نے ہی تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا تھا، لیکن جو اس کی ماں نے اس پر منتر پڑھوا رکھے تھے یہ ان کی وجہ سے بچ گیا، نہیں تو اسی روز ہی مر جاتا۔ یہ کہہ کر آپی نے پھر سے کہکے لگانا شروع کر دیا۔ عامل صاحب نے فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جن ایسے نہیں مانے گا۔ عالم صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور مسلسل تیزی سے پڑھائی کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپی دوبارہ عامل کی جانب گھورنے لگی، رک جا، میں کہتا ہوں رک جا، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس کی آواز میں اب ایک غصہ واضح دکھائی دے رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے آپی اپنے ہاتھ کو بے تحاشا چومنے لگی۔ تو مجھے کیا مارے گا؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپی بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھیں، جب میں زارا کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا؟ اس کے بعد آپی کے اندر سے ایک ہیولا سا باہر کی طرف نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ عامل بابا اپنا عمل مکمل کرتے، وہ ہیولا سیدھا گرم تیل کی کڑاہی میں کود گیا اور کمرے میں ایک زوردار چیخ گونج اٹھی۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرا گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے عامل صاحب نے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ ان کے چہرے پر اب اطمینان کے آثار موجود تھے۔ وہ جن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ ایک جن زادے نے آپی کی محبت میں اپنی جان دے دی تھی۔ پھر عامل بابا میرے ابو سے مخاطب ہوئے، وہ جن اب مر چکا ہے اور آپ کی بیٹی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی ہے۔ ٹھیک اسی وقت آپی کو بھی ہوش آ گیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے ہماری جانب دیکھ رہی تھی، مانو انہیں تو کسی بات کا علم تک نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔